हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 4 दिसंबर 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग 2026 या 2027 के लिए आंसर राइटिंग करना चाहते हैं फॉर द जीएस, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया है इन इंग्लिश एज वेल एज़ हिंदी। तो प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है कि आप जब भी चाहें इसमें आंसर्स लिख सकते हैं। तो इसका जो लिंक है एनरोल करने के लिए वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप इसको हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी क्वेरी या डाउट होती है तो यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा है व्हाट्सएप का, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ओनली अवेलेबल एट 599 रुपीज़। ठीक है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, या ऐप और वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हमारी जो सी सेट लाइव क्लासेस की बैच चल रही है, अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 1299 दे के। और चाहें तो आप 49 रुपीज़ पे करके इसका ट्रायल भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो ये QR कोड और UPI ID दी गई है, इस पर आपको 49 रुपीज़ पे करने होंगे और आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज करना होगा। फिर आपको ट्रायल क्लासेस एनरोल करने का जो है वो मौका मिलेगा। और एक बार आप उन ट्रायल क्लासेस से सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। तो कल जिस बारे में हम लोगों ने बात की थी संचार साथी ऐप को लेकर, तो काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध देखने को मिला है ना। तो उसके बाद सरकार ने जो है, सरकार जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इस ऐप को डिफेंड कर रही थी, है ना। कि मंत्री जी का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप का इस्तेमाल करें, ये उनके फ़ायदे के लिए है ना। फ्रॉड कॉल्स SMS को रोकता है, मोबाइल चोरी होता है, खो जाता है, उससे बचाता है। तो सरकार इसको डिफेंड कर रही थी, लेकिन उसके बाद एक ही दिन के अंदर जो विरोध हुआ इतना ज़्यादा, उसको देखते हुए ये जो ऑर्डर था कि जो नए मोबाइल फ़ोन्स आएंगे उनमें प्री इंस्टॉल्ड होगा ये ऐप और यूज़र्स उसको डिलीट नहीं कर सकते। हालांकि एक दिन के बाद उन्होंने ये ज़रूर कह दिया था कि डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अब वो ऑर्डर जो था कि प्री इंस्टॉल्ड होके आएगा, उस ऑर्डर को ही खारिज कर दिया गया है। ठीक है। तो अब ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने जो कल सारी बातें करी थी वो इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो रुपया जो है वो लगातार गिर रहा है और 91 डॉलर इक्वल टू 90 रुपीज़ के नीचे जा चुका है। ठीक है। तो इसको लेकर एक्सप्लेन पेज पर एक डिटेल में आर्टिकल है। ठीक है। और इसके पीछे मुख्य कारण यहाँ पर दो बताए गए हैं। एक तो ये है कि जो अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है, उसको लेकर काफ़ी अनिश्चितता या अनसर्टिनिटी है कि वो कब होगी, किस तरीके से होगी, है ना। और दूसरा एक कंसर्न ये है कि जो FPI है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो निकाल के दूसरे देशों में लगा रहे हैं। तो FPI आउटफ्लो और अनसर्टेनिटी इन डील विद द US, ये दो कारण बताए जा रहे हैं मुख्य, जिसकी वजह से जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है, सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, 90 को क्रॉस कर गया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अपने भारत यात्रा पर आ रहे हैं। ठीक है। और यूरोप ने जो है वो दिल्ली को यानी कि इंडिया को ये मैसेज दिया है कि आप जो है वो व्लादिमीर पुतिन को थोड़ा सा पुश करें कि वो जो ये यूक्रेन का वॉर है उसको ख़त्म कर दें। ठीक है। आप देखते हैं कि वो यहाँ पर आएंगे तो किस तरीके की बातें यहाँ पर होती हैं। ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो और आर्टिकल्स हैं उनके नज़र डालते हैं। तो एक आर्टिकल मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था। अब आई डोंट नो आप लोगों ने कितनों ने पढ़ा, नहीं पढ़ा, समझ में आया नहीं आया, क्योंकि आप लोग आजकल कुछ बताते तो है नहीं, है ना। तो हाउ आई वुड कम टू नो। बट आज एक और आर्टिकल है, सेम ऑथर्स हैं, मोंटेक सिंह आलूवालिया एंड उत्कर्ष पटेल, कल भी इन्हीं का आर्टिकल था। तो आज हम इस बारे में अगर बात करते हैं, ये बेसिकली मोंटेक सिंह आलूवालिया काफ़ी एक आप कह सकते हैं प्रोमिनेंट पर्सन है। ये पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, योजना आयोग जिसको कहते थे, उसके ये डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं, है ना। और अभी बेसिकली जो सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, CSEP, उसके ये फेलो हैं। ठीक है। उसके डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। और पटेल जो हैं, ये उत्कर्ष पटेल, ये भी वहीं के फेलो हैं। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर एक अच्छा हमें आर्टिकल दिया है और आर्टिकल में ये बात कर रहे हैं कि हमें अपने जो क्लाइमेट एम्बिशन है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन्होंने 7 पॉइंट प्लान दिया है। इस तरीके का
क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, और जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं उनको आप डायरेक्टली इन योर आंसर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है, वी विल टेक सम टाइम टू कवर इट, बट आराम से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत हमें जो है वो अपने नए एनडीसी सबमिट करने हैं। एनडीसी का मतलब क्या होता है? नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, वो हमें सबमिट करने हैं 2035 तक के पीरियड के लिए। ठीक है, और हमने यहाँ पर ये कंफर्म किया है कि हम ये चीज़ बहुत जल्द करेंगे, मतलब ये नए एनडीसी जो है वो बहुत जल्द सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने 7 ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं फॉर आवर एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटजी की। जो हमारी एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटजी है उसके लिए हमने 7 एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि अगले 10 सालों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और ये हमारे जो नए एनडीसीज हैं उनमें भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब वो 7 एलिमेंट्स की इन्होंने क्या क्या बात की है, क्या करके देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि वी शुड सेट अ हायर टारगेट फॉर रिड्यूसिंग द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी। ठीक है, कि हमारी जो एमिशंस इंटेंसिटी है उसके लिए हमें हायर टारगेट जो है वो सेट करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हम अगर बात करें कि वी विल अचीव द अर्लियर टारगेट ऑफ रिडक्शन रिड्यूसिंग द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी इन 2030 बाय 45% कंपेयर टू 2005 लेवल। ठीक है, ये जो 2000 हमारा जो पहले ये था कि हम अपनी जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 2030 तक 45% कम करेंगे। तो इस टारगेट को जब हम अचीव कर लेंगे तो 2035 का टारगेट जो है वो ये होना चाहिए कि हम अपना जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको 65% तक कम करेंगे। ठीक है, तो एक टारगेट बेसिकली ये हो गया कि हमें अपनी एमिशन इंटेंसिटी जो है उसको 65% तक कम करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा है कि प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ जो है वो इस समय मतलब 2035 तक वो लगभग ये मानी जा रही है कि 7.6% रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो टोटल एमिशंस है वो हालांकि बढ़ेगी। टोटल एमिशंस की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर पर एमिशंस कम नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि जो एमिशंस बढ़ेंगे उनकी जो रेट ऑफ इंक्रीज होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, और ये 2035 तक हमारे जो एमिशंस हैं वो अपने पीक पर होंगे। ठीक है, अनाउंसिंग अ डेट फॉर पीकिंग एमिशन विल गिव क्रेडिबिलिटी टू आवर कमिटमेंट्स टू डिकार्बोनाइज। ठीक है, और अगर हम अपने जो एमिशंस हैं उसको वो कब तक पीक होंगे उसकी अगर हम एक डेट अनाउंस करते हैं तो ये हमारे जो कमिटमेंट्स हैं, है ना, टू डिकार्बोनाइज मतलब कार्बनाइजेशन को कम करने के हमारे जो कमिटमेंट्स हैं उसको एक क्रेडिबिलिटी देंगे। ठीक है, साथ ही साथ इससे हम इस क्रिटिसिज्म को, जो हमारी ये आलोचना होती है कि इंडिया जो है वो तीसरा सबसे बड़ा एमिटर है, ठीक है, और उसके जो एमिशंस हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं, हम उस चीज़ को भी काउंटर कर पाएंगे। ठीक है, हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हम अपने एमिशंस इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो एमिशंस एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ रहे हैं, बट उसका जो राइजिंग का जो रेट है ना, जो एमिशंस बढ़ने का जो रेट है वो कम हो रहा है। और साथ ही साथ हम अपने अगर पीक एमिशंस की एक डेट देते हैं कि 2035 तक हमारा एमिशंस जो है वो पीक करेगा, उसके बाद फिर वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इससे ये जो हमारे लिए जो क्रिटिसिज्म किया जाता है कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर और अभी भी हमारे एमिशंस जो है वो बढ़ रहे हैं, उसको हम काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लिखा है कि हैविंग मेट द अर्लियर टारगेट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी बीइंग 50% ऑफ द टोटल बाय 2030। ठीक है, ये हमने पहले टारगेट रखा था कि हम जो हमारा एनर्जी जनरेशन है, ठीक है, उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन जो होगा, या आप कह सकते हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 50% का होगा। 2030 तक ये हमारा टारगेट था, लेकिन इसको अचीव करने के बाद हमें जो है इस शेयर को बढ़ाना होगा 80% तक, है ना, कि 2035 तक हमारा जितना भी एनर्जी जनरेशन होगा उसका 80% जो है वो कहाँ तक होगा, किससे होगा, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से। ठीक है, 50% का टारगेट तो पहले ही था, उसको अचीव करने के बाद हमें स्कोर बढ़ाना होगा 2035 तक 80%। ठीक है, अब क्योंकि देखो इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्ट, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि इकोनॉमी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और
इलेक्ट्रिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगा। तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, ठीक है, उसको कैटर करने के लिए जो टोटल जनरेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड वगैरह बढ़ेगी तो टोटल जनरेशन कैपेसिटी को हमें 2035 तक 1600 गीगावाट करना होगा। और इसमें से जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे कि सोलर एंड विंड, अब इनमें प्रॉब्लम यह है कि इंटरमिटेंट होते हैं, क्योंकि सोलर जो है वो आपको पता है कि सिर्फ दिन के समय सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। विंड की अगर हम बात करें तो ओवर द ईयर 24/7 तो विंड एनर्जी जनरेट होगी नहीं, है ना, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर ही होगी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही होगी। तो इसकी वजह से जो इंटरमिटेंसी का इनमें इशू है, तो इनकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1200 गीगावाट की होनी चाहिए, ठीक है। टोटल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 1600 गीगावाट, उसमें से सोलर और विंड की 1200 गीगावाट, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखा है कि द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दीज सोर्सेज वुड इंक्रीज फ्रॉम 13% करेंटली टू 50% बाय 2035। यानी कि इन सोर्सेज से, सोलर और विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका अभी शेयर कितना है 13%, यानी कि टोटल जितनी भी बिजली बन रही है उसमें से सोलर और विंड से कितनी बन रही है, सिर्फ 13-13.5% के आसपास, ठीक है। ये शेयर जो है वो 2035 तक 50% होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी की, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जैसे खासकर ऐसे सोर्सेज जिनमें इंटरमिटेंसी का इशू है, ठीक है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, कि जब ये प्रोड्यूस हो रही हैं उसके बाद इनको लगातार तो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर एक्सेस प्रोड्यूस हो रही है तो आपको उनको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपनी जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको भी क्या करना पड़ेगा, इन्हेंस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो जो आज की डेट में 1 गीगावाट से कम है, ये लगभग 2035 तक 170 गीगावाट होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि न्यू सोलर और विंड कैपेसिटीज वुड ऑल्सो रिक्वायर एक्सपेंशन ऑफ द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसके लिए ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा और एक्सपेंड करना होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये लिखा है कि हमें हमारे जो एनडीसी हैं, जो नया एनडीसी हम लोग सबमिट करेंगे, उसमें ये चीज़ ज़रूर शामिल होनी चाहिए, क्या, एक्सप्लिसिट टारगेट ऑफ फेसिंग डाउन अनअबेटेड कोल बेस्ड जनरेशन, ठीक है, कि अनअबेटेड कोल बेस्ड जनरेशन जो है उसको फेस डाउन करना होगा। अनअबेटेड मतलब जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, उस तरीके का कोल बेस्ड जनरेशन, कोयले से होने वाला जो बिजली उत्पादन है उसको हमें कम करना होगा, फेस डाउन करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस हुए हैं उसमें ये एक कंटेंशियस इशू है, ठीक है ना। फेजिंग आउट कोल या फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल, ये हर बार का एक मुद्दा रहता है। और हमें ये चीज़ रिकॉग्नाइज करनी होगी कि अगर हमें 2070 तक जो हमारा नेट ज़ीरो का टारगेट है अगर उसको अचीव करना है तो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स जो है उनको फेज आउट करना पड़ेगा। एकदम से बंद करने की बात नहीं है, धीमे धीमे कम करने की बात है, फेजिंग आउट, ठीक है। अब यहाँ पर जिस मॉडल के जरिए इन्होंने बात की है, जिसका डेटा इन्होंने कल भी दिया था, इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था कि उस आर्टिकल को पढ़िएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सारे आर्टिकल्स तो आप लोगों के लिए यहाँ पर स्पून फीड नहीं कर सकता ना, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो फिर करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो जिस मॉडल की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं तो उसमें इन्होंने उस मॉडल के रिजल्ट से ये पता लगा है कि हम अगर ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो हमारे टोटल एमिशंस है वो लगभग 2035 तक पीक में पहुंच जाएं, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी अनअबेटेड कोल प्लांट्स वो कमीशन नहीं होने चाहिए 2030 के बाद, ठीक है। कोल जनरेशन कैपेसिटी जो है वो 2055 गीगावाट है अभी प्रेजेंट में। ये 2030 के आसपास तक लगभग 293 गीगावाट पहुंचनी चाहिए और उसके बाद फिर ग्रेजुअली डिक्लाइन होनी चाहिए, 2040 तक 230 गीगावाट पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। और सम कोल कैपेसिटी कैन बी रिटेन्ड बाय 2070। ऐसा नहीं है कि 2070 तक जब तक हमारा नेट जीरो का टारगेट है तो हमारी जो कोल कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन उसमें एक और कंडीशन होनी चाहिए। वो क्या है, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज सिस्टम्स की, ठीक है, कि हम अगर कोल का यूज़ उस समय तक कर भी रहे हैं तो लेकिन हमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की फैसिलिटी भी हमारे पास होनी चाहिए, इस तरीके के सिस्टम्स भी होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखा है कि डोमेस्टिक कोल की जो डिमांड है वो डिक्लाइन होनी शुरू होगी 2040 के बाद, उससे पहले नहीं होगी। तो इसलिए जो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
जहाँ पर ज़्यादा कोल प्रोड्यूस होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ की ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोल प्रोडक्शन से। तो उनके पास, ऐसे राज्यों के पास अभी एम्पल टाइम है। अगर हम 2040 की बात कर रहे हैं तो लगभग आज से 15 साल का समय उनके पास है कि वो अपने इस सेक्टर में, कोल माइनिंग की जो इंडस्ट्री है, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर कोल की डिमांड कम होगी तो इस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा। तो इनके पास एम्पल टाइम है कि वो उनको, उनके लिए कुछ रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आए, ठीक है। जो डिस्प्लेस्ड इकोनॉमी वर्कर्स होंगे उनके लिए कुछ रीट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आए ताकि वो किसी और सेक्टर में काम कर सके, ठीक है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज लेके आए और सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स उन लोगों के लिए भी उठाएं। तो मतलब इन्होंने यहाँ पर ये बड़ी अच्छी बात कही है कि उन वर्कर्स का ध्यान रखते हुए भी इन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो सजेस्ट किए हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मेजर सेक्टर्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीकार्बोनाइजेशन एंड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर विल बी क्रिटिकल, ठीक है। कि अगर हम जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, मेजर सेक्टर्स हैं, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर हम डीकार्बोनाइजेशन करना चाहते हैं तो। और उसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अभी अगर हम बात करें तो हमने लगभग पूरे देश में 99% से ज़्यादा जो रेलवे ट्रैक हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है, ठीक है। बट अंडर 90% ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। लेकिन जो मूवमेंट की अगर हम बात करें तो 90% से कम मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकली पावर्ड है, ठीक है। हालांकि हमने रेलवे ट्रैक्स तो 99% इलेक्ट्रीफाई कर लिए हैं, बट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो 90% से कम मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकली पावर्ड है। रेलवेज का ये टारगेट होना चाहिए कि 2035 तक नियर 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन रखा जाए, ठीक है। मतलब सारे के सारे जितने भी इंजन वगैरह हैं, जितनी भी ट्रेन हैं, वो सारी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए 2035 तक, ठीक है। और उससे वही मतलब इम्प्लाइंग द फेजिंग आउट ऑफ डीजल लोकोमोटिव्स, जो डीजल इंजन है उनका यूज़ खत्म, फेज आउट, उनको धीमे धीमे खत्म करना है, ठीक है। इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि जो शहरों में बसेस चलती हैं, है ना, जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस वगैरह चलती हैं, तो उनकी 50% बसेस जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की सेल्स जो है वो ऑलरेडी मोर देन हाफ हो चुकी है ऑफ टोटल थ्री व्हीलर सेल्स। मतलब थ्री व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स भी चल रहे हैं, 50% से ज़्यादा हो चुके हैं। और इसको आने वाले सालों में पुश किया जाना चाहिए कि 100% ये हो जाए। इसके बाद ईवी सेल्स टारगेट जो है वो बाकी कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स के लिए भी सेट किए जा सकते हैं इन कंसल्टेशन विद द ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। ये हो गया चौथा पॉइंट इलेक्ट्रिफिकेशन का। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये बात कर रहे हैं कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की, जो कि अप्रैल 2026 में ऑपरेशनल होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसको भी हम अपने एनडीसीज में शामिल कर सकते हैं। ये इंडिकेट करते हुए कि द स्कीम विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ 2 years बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का मतलब क्या है? कार्बन क्रेडिट्स हम समझते हैं ना कि एक थ्रेशोल्ड, एक आप कह सकते हैं यहाँ पर लिमिट होगी कि अगर आप उससे कम, मतलब कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी अगर उस लिमिट से कम एमिशंस करती है तो दे में अर्न कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। और उन कार्बन क्रेडिट्स को वो बाकी और कंपनीज को, बाकी और इंडस्ट्री को बेच सकती है जो एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। तो उसी की इन्होंने यहाँ पर बात की है। इसके बाद ये स्कीम को जो है वो धीमे धीमे हम ओवर द टाइम ऐसे सेक्टर्स में एक्सपेंड कर सकते हैं जो अभी इससे एक्सक्लूडेड है, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, है ना। और इसकी जो कवरेज है उसको मीडियम स्केल यूनिट्स तक भी बढ़ाया जा सकता है। द एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स फॉर ऑब्लिगेटेड यूनिट्स आर लैक्स टू बिगिन विद बट मस्ट बी टाइटेंड ओवर टाइम इन लाइन विद द कंट्रीज नेट जीरो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अभी जो आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे यूनिट्स, मतलब जिनके लिए एमिशन टारगेट्स रखे गए हैं वो थोड़ा सा अभी मतलब उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। लेकिन धीमे धीमे उन जो टारगेट्स हैं उनको स्ट्रिक्ट करना होगा अगर हमें अपना जो नेट ज़ीरो का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है, या हमारे जो नेट ज़ीरो ऑब्जेक्टिव के लिए इन जो एमिशन टारगेट्स हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद रिन्यूएबल्स के शेयर की अगर हम बात करें तो हायर शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स विल इम्प्लाई मच ग्रेटर इंट्राडे एंड सीजनल वेरिएबिलिटी इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्योंकि जैसे हमने पीछे बात करी कि रिन्यूएबल्स का शेयर बढ़ना चाहिए, तो अगर रिन्यूएबल्स का शेयर बढ़ता है तो इससे होगा क्या कि इंट्राडे मतलब विद इन अ डे या फिर जो सीजनल वेरिएशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? ग्रिड मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। हम लोग हालांकि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की बात इसीलिए कही गई है
कि बैटरी स्टोरेज और पम्प्ड स्टोरेज। पम्प्ड स्टोरेज आप समझते हैं ना, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आप इसको सिंपल एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपकी कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। आप इसको सिंपल घर का एग्जांपल मान के चलिए, एक छोटा सा मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में सोलर प्लांट है, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है टूवर्ड्स द ड्यूरिंग द डे टाइम। तो आप क्या करें, वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है आपके पास, मतलब दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्टोरेज का तरीका है ये। आप उस इलेक्ट्रिसिटी से कोई वाटर पंप, ठीक है, जैसे घरों में आप देखते हैं ना वाटर पंप होता है, उस वाटर पंप को चलाइए और पानी को जो है वो एक हायर एलिवेशन पे, घर के छत पर टैंक्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पर आप उस पानी को जो है वो हाइट पर स्टोर कर लीजिए, ठीक है। अब ये आपने कब करा, जब आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी थी, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करा, वो पानी जो है वो हायर एलिवेशन पे स्टोर हो गया। अब उसके बाद जब आपका बिजली आपके पास नहीं है, ठीक है, और आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो उस पानी का इस्तेमाल करके आप कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो घर में नहीं होगी, मैं घर का आपको एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है, कि हायर एलिवेशन पे आपने पानी जो है वो स्टोर कर लिया, उसके बाद में आप उसको टरबाइंस चला के उस पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको कहा जाता है बेसिकली पम्प्ड स्टोरेज, ठीक है। बाकी बैटरी स्टोरेज तो आपको पता ही है कि बैटरीज वगैरह जो है वो बनाई जाए ताकि इसको स्टोर किया जाए, क्योंकि अदरवाइज ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रिन्यूएबल्स है ना, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिसको आप इंटरमिटेंसी का इशू कह सकते हैं, है ना, कि जब धूप है, सनलाइट है, तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जब विंड्स ज़्यादा हैं तो विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बाकी समय पर क्या, और जिस समय ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसका कंजम्पशन करेंगे कहाँ, तो इसीलिए उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, सो दैट कि जिस समय कमी है उस समय उसका यूटिलाइज किया जा सके, है ना। तो इसीलिए लिखा गया है। तो इससे क्या होगा, तो बैटरी और पम्प्ड स्टोरेज जो है वो हालांकि हेल्प करेंगे, बट इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग है उसमें भी कुछ बेसिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो फिक्स्ड पावर परचेज एग्रीमेंट्स है उसको चेंज करके हमें एक्सचेंज बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स लाना होगा, जो कि होलसेल लेवल पर जो प्राइजेस की वेरिएबिलिटी है उसको अलाउ करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर लेवल है उस पर भी हमें प्राइस रिफॉर्म्स लाने होंगे, ठीक है, वाया द टाइम ऑफ द डे टैरिफ्स, ठीक है, कि मतलब जिस समय ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी उस समय बिजली सस्ती मिलेगी, ठीक है, जिस समय बिजली कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, उस समय बिजली महंगी होगी। तो जो लोग जिस समय, जैसे मान लीजिए सनलाइट से बिजली बन रही है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, तो दिन के समय में सनलाइट अवेलेबल है तो बिजली सस्ती होगी। अब रात को अगर आप उसी बिजली को जलाएंगे तो बिजली महंगी होगी, क्योंकि रात को बिजली बन नहीं रही है, ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, ठीक है। और इसके लिए एक मेजर एफर्ट करना होगा ताकि लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस बन सके। इसके बाद सेवेंथ पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो रिन्यूएबल जनरेशन में प्रपोज्ड एक्सपेंशन है और स्टोरेज कैपेसिटी है और जो करस्पॉन्डिंग ऑगमेंटेशन ऑफ द ग्रिड है, इसके लिए हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए, है ना। तो मॉडल वी हैव एस्टिमेटेड, जिस मॉडल का इन्होंने यूज़ किया है उससे इन्होंने ये पाया है उसके रिजल्ट्स में कि लगभग 2026 से लेकर 2035 तक 62 बिलियन डॉलर्स की जो है वो इसमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे जीडीपी का 0.84% होगा, जीडीपी पर एनम, हर साल की जीडीपी का, ठीक है। इसमें से 80% जो अमाउंट है वो डोमेस्टिक सोर्सेज से आना चाहिए, हायर डोमेस्टिक सेविंग्स, एडिशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, है ना, यहाँ से। और बाकी जो 25-20% है, लगभग 12.5 बिलियन डॉलर के आसपास, ये आना चाहिए कहाँ से, इंटरनेशनल सोर्सेज से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल प्राइवेट डेट एंड इक्विटी फ्लोज, ठीक है। और इसको जो है हम जो एमडीबीज होते हैं, जो मल्टी डायमेंशनल बैंक्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से भी हम इसको लैंडिंग, एक्सपेंडेड लैंडिंग, मतलब ज़्यादा वहाँ से उधार वगैरह ले सकते हैं। एंड एज पॉइंटेड आउट इन पार्ट 1 ऑफ द आर्टिकल, मतलब वो कल वाले आर्टिकल की बात कर रहे हैं, इफ इन द इंडियन इकोनॉमी इज सीन एज हेडेड ऑन द पाथ टू विकसित भारत with necessary supportive reforms being rolled out, it should be possible to attract foreign capital at a scale to support this move। और जहां हम ये देख रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रही है, तो और उसके लिए जो भी ज़रूरी रिफॉर्म्स हैं, सुधार हैं, वो लाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल है कि हमें जिस स्केल पर, जिस स्तर पर हमें फॉरेन कैपिटल चाहिए वो हमें मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 7 पॉइंट एजेंडा है
इसको एलोबरेट किया जा सकता है इनटू एन इकोनॉमी वाइड ट्रांजिशन प्लान। इकोनॉमी वाइड ट्रांजिशन प्लान का मतलब है कि आप कह सकते हैं ज़्यादा बड़े स्तर पर, या आप कह सकते हैं कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अक्रॉस मेजर सेक्टर। जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जो ज़्यादा सेक्टर्स हैं, उनमें इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है प्लान को। Implementing such a strategy would involve a combination of action by the center, the states and the private sector। ठीक है, तो सभी का इसमें इन्वॉल्वमेंट लगेगा, सेंटर का भी, स्टेट्स का भी, प्राइवेट सेक्टर का भी। और एक स्ट्रॉन्ग केस है किस लिए, कि जो प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज है उसको रिवाइव किया जाए एज द सेंट्रल बॉडी। ठीक है, इसको एक सेंट्रल बॉडी के रूप में रिवाइव किया जाए टू अप्रूव द क्लाइमेट नेशनल एक्शन प्लान, coordinate its implementation with different stakeholders, review its progress periodically, and revive it and modify it in the light of experience and technological developments। ठीक है, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज इसको एक सेंट्रल बॉडी के रूप में रिवाइव किया जाए, उसका यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। अब कुछ इसमें से जो एलिमेंट्स हैं जो कि अप्रोप्रिएट फॉर्म में, उसको हम अपने नए एनडीसीज में सबमिट कर सकते हैं, और इससे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि इंडिया जो है वो डीकार्बोनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसमें जो भी पॉइंट्स या इश्यूज दिए गए हैं उनको आप डायरेक्टली अपने आंसर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पेज पर हमें एक दो आर्टिकल्स देखने हैं। वैसे तो खैर उस आर्टिकल में ऐसा कुछ बहुत खास है नहीं, अगर आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, बट जब भी मैं आपसे कहता हूँ खुद भी पढ़िए तो आप पढ़ते नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है, फिर चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। वही मैंने बताया कि रुपया जो है वो $1 बराबर 90 रुपये से नीचे जा चुका है। तो इसके पीछे क्या कारण है, जो रुपया नीचे गिर रहा है इसके पीछे क्या कारण है, देखो। तो यहाँ पर लिखा है कि इंडिया की जो करेंसी है, यानी कि इंडिया का जो रुपया है, वो साइकोलॉजिकली क्रिटिकल 90 पर डॉलर के लेवल से नीचे जा चुका है। ठीक है, इससे फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हिली हुई हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो कल के दिन में भी निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो दोनों ही नीचे गिरे हैं, और इससे हमारे जो ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसके बारे में भी चिंताएं जो है वो जाहिर होती हैं। तो अगर हम ऑन द सरफेस बात करें तो मैक्रो बैकड्रॉप जो है वो काफ़ी सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो भी कम हो रहे हैं, इससे हमारे इंपोर्ट बिल में फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि तेल अगर सस्ता होगा, कच्चा तेल, तो हम इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट बिल कम आएगा। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो भी 1% से नीचे चल रही है। ठीक है, तो इससे हाउस होल्ड्स और कॉरपोरेट के ऊपर कॉस्ट प्रेशर कम हो रहे हैं। जीडीपी जो है वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, 8.2% के रेट से जो है वो चल रही है, अभी जो क्वार्टर पूरा हुआ है जुलाई टू सितंबर वाला उसमें। लेकिन ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से किसी की देश की जो करेंसी है, जो इकोनॉमी है, वो बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सारे फेवरेबल फैक्टर्स होने के बावजूद इंडिया का जो रुपया है उसके ऊपर भारी दबाव या सस्टेन्ड प्रेशर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझेंगे। तो सबसे पहले जो इसके पीछे कारण बताया गया है, दैट इज़ परसिस्टेंट डॉलर आउटफ्लोज। ठीक है, जो मैंने आपको फ्रंट पेज पर ही बताया था कि लगातार क्या हो रहा है, एफपीआईज हमारे देश से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि डॉलर जो है वो आउटफ्लो हो रहा है ना। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से पैसा निकाल के वो किसी और देश में जहाँ पर उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट्स मिल रही हैं वहाँ पर वो पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आउटफ्लो है ना, जो ये पैसा बाहर जा रहा है, इसकी वजह से ग्रीन बैक बेसिकली कहते हैं यूएस डॉलर को। ठीक है, जो डॉलर है उसको कहा जाता है ग्रीन बैक, बेसिकली उसका जो कलर है प्रिंटिंग का वो क्योंकि ग्रीन कलर का है तो इसलिए उसको ग्रीन बैक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन बैक की डिमांड इसकी वजह से या डॉलर की डिमांड इसकी वजह से बढ़ रही है ना। ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट से डॉलर अगर कम होगा, किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई, आप इसको सप्लाई डिमांड के कंसेप्ट से समझिए कि डॉलर्स अगर इंडिया की मार्केट से बाहर निकल रहा है तो यानी कि डॉलर कम हो रहा है, और डॉलर कम हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, डॉलर महंगा हो जाएगा, है ना। वही चीज़ हो रही है। ठीक है, तो ऐसे सेम टाइम पर एक तो ये इशू है कि एफपीआई आउटफ्लो ज़्यादा है, दूसरा इशू ये है कि जो ये बहुत लंबा डिले हो रहा है, देरी हो रही है अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनलाइज करने में, इसकी वजह से भी इंडिया की जो एक्सटर्नल पोजीशन है, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की स्थिति है, उसको लेकर भी कुछ अनसर्टेनिटी या अनिश्चितताएं आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा है कि एक्सपोर्ट्स हैव कम अंडर प्रेशर एंड एक्सपर्ट्स से
दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टू नॉट एक्टिवली इंटरवीन्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द रुपी। ठीक है, कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, प्रेशर बेसिकली टैरिफ वगैरह की वजह से आ रहा है। ठीक है, हालांकि रुपया जो महंगा हो रहा है या जो रुपया जो आप कह सकते हैं कि गिर रहा है, डेप्रिशिएट हो रही है हमारी करेंसी, उससे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा है। ठीक है, वो हमें आगे मतलब पता है, मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा। ठीक है, तो उसकी वजह से, और एक चीज़ और भी ये है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आरबीआई जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर रहा है रुपये को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि इस फेस्टिव सीज़न में गोल्ड इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इसकी वजह से भी रुपया जो है वो कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, अब आरबीआई जो है, आरबीआई वही कर रहा है कि जो ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन हो रहा है, हमारा रुपया जो धीमे धीमे गिर रहा है, आरबीआई भी उसको फेवर कर रहा है। और वो इसलिए फेवर कर रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और अगर रुपया गिर रहा है तो वो एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, कैसे फ़ायदेमंद है ये वैसे मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है, अगर मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, लेट अस से कि एक डॉलर बराबर 85 रुपीज़। ठीक है, पहले, और अभी की अगर मैं बात करूं तो $1 $1 इज इक्वल टू लेट से 90 रुपीज़। ठीक है, तो इस वाली स्थिति में जब $1 बराबर 85 रुपया है तो होगा क्या कि अगर हम $1 का सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जेब में कितना रुपया आएगा, 85 रुपीज़। ठीक है, और अगर हम आज की डेट में वही $1 का सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी जेब में कितना रुपया आएगा, 90 रुपीज़। तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बढ़ता हुआ डॉलर है, सॉरी जो गिरता हुआ डॉलर है, वो इम्पोर्टर्स के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, क्योंकि पहले अगर हम $1 का सामान इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारी जेब से 85 रुपये जा रहा था, 85 रुपीज़ हमें देने पड़ रहे थे। लेकिन आज की डेट में अगर हम $1 का सामान इंपोर्ट करते हैं तो हमारी जेब से 90 रुपये जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, या डेप्रिशिएटिंग रुपी या डेप्रिशिएटिंग करेंसी जो है, दैट इज़ फेवरेबल फॉर एक्सपोर्ट्स बट अनफेवरेबल फॉर इम्पोर्ट्स। ठीक है, इम्पोर्ट्स के लिए वो नुकसानदायक है लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि आरबीआई जो है वो इस ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन को फेवर कर रहा है, क्योंकि 50% की टैरिफ लगने के बाद हमारे एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी कम हो गए थे। तो इसलिए वो रुपया गिरने दिया जा रहा है तो दैट के एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा फ़ायदा हो। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जो डेप्रिशिएटिंग करेंसी है वो एक्सपोर्टर्स को कुछ फ़ायदा दे रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि आरबीआई का जो डिसीजन है इंटरवेंशन से, मतलब जो इस तरीके का वो दखल नहीं दे रहे हैं डॉलर के डेप्रिशिएशन, रुपये के डेप्रिशिएशन को कंट्रोल करने के लिए, ये एक सही फैसला है। एज इट इज़ नॉट समथिंग दे कैन आर्टिफिशियली कंट्रोल, क्योंकि इस चीज़ को आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो दे विल एंड अप ड्विंडलिंग देयर रिजर्व्स। ठीक है, विदाउट अचीविंग मच। अगर वो ऐसा इंटरवेंशन करते हैं, रुपये को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। मैंने बताया कि मार्केट से डॉलर कम हो रहे हैं तो डॉलर मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा डॉलर, जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं, जो आरबीआई के पास है, उससे आरबीआई को बेसिकली वहाँ से डॉलर निकाल के मार्केट में डालने पड़ेंगे। और मार्केट में अगर वो डॉलर डालेंगे थोड़ा बहुत रुपया जो है वो उसकी वैल्यू थोड़ा सा सुधर सकती है, लेकिन ये जो रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा अचीव इससे नहीं होगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसके पीछे एक बात और कही जा रही है, दैट इज ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई देश ज़्यादा इंपोर्ट करता है कंपेयर टू इट्स एक्सपोर्ट, कि एक्सपोर्ट हमारे कम है, इंपोर्ट अगर ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है, उस स्थिति को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा। ठीक है, अब अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट बनाते हैं, और ये कंसेप्ट से जो है इनके बेसिस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। अगर आप इन कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, नोट डाउन कर पा रहे हैं, याद रख पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड है। आप इकोनॉमी के इन कंसेप्ट बेस पर जो भी क्वेश्चन आएंगे खासकर प्रीलिम्स में, उनको बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये कोई ऐसी बात है जो आपके काम की नहीं है, तो नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा
और इसको समझ के नोट भी कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने बताया कि अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो इससे रुपया डेप्रिशिएट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हो क्या रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। इंपोर्ट अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमारे जेब से आप खुद समझिए कि पैसा डॉलर के फॉर्म में बाहर जा रहा है ना, यानी कि डॉलर हमारे पास कम होते जा रहे हैं। और एक्सपोर्ट हम वैसे ही कम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट हम जितना करेंगे उससे हमारे पास डॉलर आएगा, लेकिन हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो डॉलर हमारी जेब से इफेक्टिवली बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से ही, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैंने बताया कि मार्केट से अगर डॉलर कम होता है तो जो चीज़ कम होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसके रेट भी बढ़ेंगे। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। रुपया गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि डॉलर महंगा हो रहा है। एक डॉलर खरीदने के लिए पहले 85 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब 90 देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब डॉलर महंगा हो रहा है, ठीक है। और महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गई बात, है ना? यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि इंडिया की जो ट्रेड पोजीशन है वो, उस पर कुछ और स्ट्रेन या दबाव देखने को मिल रहा है, और अर्ली साइंस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। अमेरिका में तो हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम हो ही गए, किस वजह से? टैरिफ्स की वजह से हमारा महंगा हो गया सामान, तो इसलिए वो प्राइस या कॉस्ट कंपटीटिव नहीं रहा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी गिर गए हैं। तो और यूएस जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी, क्योंकि ये बात मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताई है कि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस हुआ करता है, था। अब तो खैर वो बीती बात हो गई, क्योंकि अब तो हमारे एक्सपोर्ट बहुत कम हो चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो शिफ्ट है, मतलब जो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका ये जो टैरिफ्स लगाए गए हैं इसकी वजह से है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की, यानी कि गुड्स के एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो गुड्स एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब गिरावट आई है उसमें लगभग 12% के आसपास। ये एग्जैक्टली डेटा याद नहीं रखना है, सिर्फ ट्रेंड को समझिएगा कि इस साल के अक्टूबर तक अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो 11.8% हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो गिरा है, ठीक है। 34.4 बिलियन डॉलर के आसपास तक आ गया है, ठीक है। इसके पीछे दो कारण हैं, एक तो टैरिफ्स ज़्यादा हैं इस बार, तो सामान महंगा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। दूसरी चीज़ है अनफेवरेबल बेस, क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें तो जो अक्टूबर 2024 में एक्सपोर्ट्स हैं वो 16.6% से बढ़े थे, ठीक है। तो जब पिछले साल के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो पिछले साल की वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा थी, तो इस बार की वैल्यू जो है वो हमें कम इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि एक तो अनफेवरेबल बेस है और दूसरा ये जो टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं वो। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं हमारे वो भी गिरे हैं 10.5% के आसपास, ठीक है। 3.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर कम हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हम अगर हम क्वांटिटी जो है वो बढ़ाते भी हैं एक्सपोर्ट की, ऑयल एक्सपोर्ट की क्वांटिटी अगर बढ़ाते भी हैं, लेकिन वो प्राइस के टर्म्स में कम हो जाएगा, क्योंकि रुपये की जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसके दाम गिर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति भी ऐसी है, वो भी लगभग 12% के आसपास गिरा है, 30.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, 11 मंथ के अपने निचले स्तर पर है, ठीक है। सिर्फ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को छोड़ दें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो लगभग 19% से एक्सपेंड किए हैं, मतलब इनका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा हर मेजर एक्सपोर्ट कैटेगरी जो है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन या गिरावट देखने को मिली है। इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन या गिरावट देखने को मिली है। अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये सेगमेंट जो है जो हमारे नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, मतलब ऑयल के अलावा जो भी हम एक्सपोर्ट्स करते हैं उनमें जितनी गिरावट हुई है उसमें से 90% इन्हीं सेगमेंट्स में देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है कि एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, एक तो एक्सपोर्ट गिर रहे हैं और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो 16.6 बिलियन डॉलर, 16.6% के आसपास ईयर ऑन ईयर हमारा मर्चेंडाइज इंपोर्ट बढ़ा है, जो कि अक्टूबर में यहाँ पहुँच गया है 76 बिलियन डॉलर से ज़्यादा, जो कि लास्ट ईयर 65 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें गोल्ड इंपोर्ट की तो वो एक सिग्निफिकेंट इसमें कंट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है। अक्टूबर के महीने में अगर हम बात करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन, लास्ट ईयर जहां 5 बिलियन डॉलर के आसपास का गोल्ड इंपोर्ट था, वो इस साल बढ़ के 15 बिलियन डॉलर के आसपास बढ़ गया है, 3 गुना हो गया है गोल्ड का इंपोर्ट, ठीक है। और अगर ऐसे ही ट्रेंड्स चलते रहे तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है, वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। और इस वजह से हमारी जो करेंसी है, जो इंडियन रुपी है, उसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ सकता है। मतलब
स्ट्रेस पड़ने का मतलब वही है कि हमारा रुपया और ज़्यादा गिर सकता है, डेप्रिशिएट हो सकता है। ठीक है, अब वही बात है कि अमेरिका के साथ अभी तक जो ट्रेड डील होनी थी वो फाइनल नहीं हुई है। तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं है, अनईजी होते जा रहे हैं, क्योंकि जो ये लॉन्ग एंटिसिपेटेड मतलब जिसकी बहुत लंबे समय से उम्मीद है कि इंडिया और अमेरिका के बीच की जो ट्रेड डील है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पर कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि कंसर्न ये नहीं है, इज़ नॉट जस्ट अबाउट द टाइमिंग। ठीक है, सिर्फ जो देरी होती जा रही है वो एक कंसर्न या चिंता की बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि क्या अगर इस तरीके की कोई ट्रेड डील नहीं हो रही है तो क्या इससे इवेंचुअली जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, व्यापार घाटा बढ़ेगा, तो हमारी करेंसी और ज़्यादा नीचे गिरेगी। ठीक है, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए अगर हम बात करें, चिंता की बात यह है कि ये जो एम्बिग्विटी या ये जो दुविधा इतने लंबे समय से चल रही है, इससे हमारे रुपये की जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, वो प्रभावित हो सकती है, एक्सपोर्ट प्लानिंग प्रभावित हो सकती है, और जो बायलेटरल इकोनॉमिक टाइज है यानी कि दोनों देशों के बीच के जो व्यापारिक संबंध हैं उनमें भी जो सेंटिमेंट्स उससे रिलेटेड है उस पर भी असर पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद डॉलर आउटफ्लोज यानी कि वही जो एफपीआई देश से बाहर जा रहा है उसकी अगर हम बात करें, तो इंडिया के इक्विटी मार्केट्स की जो चमक थी, जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस था, ठीक है, मतलब काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक अ, अच्छा परफॉर्मेंस था पिछले 14 महीनों में, इसमें अगर हम देखें तो गिरावट देखने को अब मिल रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से बेसिकली क्या था कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने एक्सपोजर को स्केल बैक कर लिया है। ठीक है, तो स्केल बैक देयर एक्सपोजर। एनएसडीएल का डेटा ये दिखाता है कि इस साल के जनवरी से जो हमारी डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट है वहाँ से लगभग 1.5 लाख करोड़ का एफपीआई जो है वो विड्रॉ हो चुका है। ठीक है, और ये ट्रेंड जो है इस ट्रेंड को और ज़्यादा स्ट्राइकिंग क्या चीज़ बनाती है कि इंडिया की ब्रॉडली स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक की स्थिति होने के बावजूद ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि लोग यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, वो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कम हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तभी लोग पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अगर उनको ये दिखता, जैसे कहा जा रहा है या कहा जाता है बहुत बार, कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 8.2% से बढ़ रही है, अभी लास्ट क्वार्टर का डेटा अभी आया है ना, और ये कहा जा रहा है कि हम जितने भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनमें से हम यू कैन से वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इन सब के बावजूद अब ये सारी बातें कहने के लिए अच्छी हैं, बट इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं या तो उनके समझ में नहीं आ रही है ना, या फिर वो इसको किसी और नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, हालांकि अभी इसको लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा था कि कुछ दिनों पहले ही आईएमएफ ने जो है, जब बेसिकली इंडिया के जीडीपी के आंकड़े आए थे 8.2% के, तो उसके बाद आईएमएफ ने जो हमारे जीडीपी की जो कैलकुलेशन वगैरह होती है ना, उस स्थिति में ये कहा है कि हमारे वहाँ के जो कैलकुलेशन मेथड्स हैं वो बड़े अजीब से हैं। ठीक है, इसकी वजह से उसने इंडिया की जो रैंकिंग है वो सी ग्रेड में ही रखी है अभी भी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, अब या तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उस चीज़ को देखते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे वहाँ जो डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें कुछ मैनिपुलेशंस हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मतलब आप कह सकते हैं कि एक साथ नहीं चल रही हैं, है ना। आगे एक तरफ हम कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी 8.2% से ग्रो कर रही है, 7-7.5% के आसपास पूरे साल का जो है वो एस्टिमेट है ना। ऐसा अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे ये हैं एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, उनका भी कहना था, नागेश्वरन साहब का, है ना। तो 7-7.5% से बढ़ रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम दुनिया में, दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं फिर, ये इतना पैसा निकाल के कहाँ भाग रहे हैं भाई। इनको क्या हमारे देश की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं है? अगर सीधी सी बात है, अगर हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो पैसा इनका भी बढ़ेगा, पर ये पैसा लेके फिर क्यों भाग रहे हैं, सवाल ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद ये लिखा है कि जो नंबर्स ऑन द ग्राउंड है वो हेडलाइन ऑप्टिमिज्म से काफ़ी डिफरेंट स्टोरी बताते हैं। ठीक है, पिछले 5 सालों में अगर हम मेजर ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की बात करें, मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी जो इक्विटी मार्केट्स या जो शेयर मार्केट्स हैं उनमें अगर हम बात करें, तो इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी कमज़ोर रही है। ठीक है, हमारे जो बेंचमार्क इंडिसेस हैं जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, उनमें जो ओकेजनल रिकॉर्ड हाई देखने को मिला है, मतलब कभी कभी वो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, वो उससे ये फैक्ट छुप जा रहा है कि returns have materially lagged those in several other markets that have posted outsized gains।
ठीक है। तो कभी कभी हमारा सेंसेक्स निफ्टी बहुत ऊपर चला जाता है, तो इससे ये सच्चाई जो है वो छुप जा रही है कि बाकी देशों के कंपैरिजन में जहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके कंपैरिजन में हमारा जो रिटर्न्स है, जो रिटर्न हमारे इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने पर मिल रहा है, वो काफ़ी पीछे दिखाई दे रहा है। ठीक है। और इसी डिफरेंस की वजह से जो एफपीआईज हैं वो इंडिया को एक मोस्ट कन्वीनियंट लिक्विडिटी सोर्स मानते हैं। कन्वीनियंट लिक्विडिटी सोर्स मतलब कि जब चाहे यहाँ से पैसा उन्होंने लिक्विड किया, बाहर निकाला, और पैसे को निकाल के वो जो और ज़्यादा उनको लिक्विडिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल रहा है, वो उस देश में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो परसिस्टेंट यानी कि जो लगातार आउटफ्लोज बना हुआ है, इसकी वजह से हमारे जो कंट्री के एक्सटर्नल बफर्स हैं उसमें भी असर देखने को मिल रहा है। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो लगभग सितंबर के एंड से 21 नवंबर 2025 के बीच में $12 बिलियन की उसमें गिरावट आई है, और अभी वो लगभग 688.1 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। और इसमें से ज़्यादातर जो डिक्लाइन है वो इसी वजह से है कि फॉरेन करेंसी के एसेट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, जो कि 21.2 बिलियन डॉलर इस दौरान कम हुए हैं। और हालांकि इस ड्रॉप को थोड़ा सा ये जो गोल्ड रिजर्व हैं वो बड़ा है, ठीक है, मतलब डॉलर्स वगैरह उसमें जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, उसमें गोल्ड भी है, डॉलर्स भी हैं, है ना, तो इस तरीके की बाकी करेंसीज भी हैं। तो उसमें फॉरेन एसेट्स कम होते जा रहे हैं, लेकिन गोल्ड का रिजर्व थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट ओवरऑल उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है। गोल्ड इम्पोर्ट्स प्राइजेज आर ड्राइवर। देखो, अब जो ये इंपोर्ट सर्ज हुआ है किसका, गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड में जो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है, उसके पीछे कारण है गोल्ड के जो प्राइजेज हैं, ठीक है, वो बड़े हैं उसकी वजह से। ठीक है। अब ये जो मैंने भाई बताया कि गोल्ड परचेजेस बढ़ा है, उसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ा। अब गोल्ड परचेज बढ़ने के पीछे दो कारण है। एक तो फेस्टिव सीजन बाइंग हुई है, ठीक है, कि त्योहार का समय था दिवाली वगैरह के आसपास। उसके बाद आपका अब ये मतलब क्या मैरिज वगैरह का, शादी ब्याहों का सीज़न चल रहा है, तो इस समय लोग ज़्यादा सोना खरीदते हैं, गोल्ड परचेज बढ़ रही है, उसकी वजह से हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि गोल्ड के जो प्राइजेस बढ़े हैं उसकी वजह से भी स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ रही है। स्पेकुलेटिव डिमांड का मतलब है कि लोगों को ये लग रहा है कि अगर हम ज़्यादा जो है वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब उनको ये लग रहा है कि गोल्ड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में भी बढ़ेंगे, तो इसलिए वो पहले ही ज़्यादा गोल्ड परचेस करके रख रहे हैं, सो दैट कि उनको दाम बढ़ेगा तो फ़ायदा होगा। ठीक है। डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस अगर हम बात करें तो 10 ग्राम का प्राइस 1,28,000 रुपये तक पहुंच चुका है। ठीक है। गोल्ड के अलावा भी इंपोर्ट मोमेंटम जो है वो फर्म देखने को मिल रहा है। ठीक है। नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स ये भी 12.4% से ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं और $46 बिलियन तक पहुंच गए। ठीक है। नॉन ऑयल इंपोर्ट्स एंड नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स ये भी बढ़ रहे हैं। गोल्ड इंपोर्ट्स तो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ऑयल इंपोर्ट्स में हालांकि हमारा पैसा उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, लेकिन गोल्ड इंपोर्ट्स की वजह से नुकसान हो रहा है, नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स की वजह से भी हो रहा है। ठीक है। और नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स में अगर हम बात करें तो क्या चीज़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सिल्वर। सिल्वर की डिमांड ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, फर्टिलाइजर्स की डिमांड है ना, दोनों ही इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी की डिमांड ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें फेस्टिव कंजम्पशन है ना, कि मतलब सिल्वर गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो डिमांड है वो कब ज़्यादा बढ़ती है, फेस्टिव सीजन के दौरान। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स है तो इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो है वो उसकी डिमांड ज़्यादा है, इन्वेंट्री रिबिल्डिंग हो रही है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो ऑयल इंपोर्ट से मैंने आपको बताया कि उससे कुछ राहत मिली है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स लगभग 21.7% उसमें गिरावट देखने को मिली है, कि वो इसीलिए हुआ है क्योंकि जो ग्लोबल प्राइजेज हैं कच्चे तेल के वो कम हुए हैं। अब इसमें आरबीआई के अगर हम रोल की बात करें तो क्वेश्चन यही है पूरे मार्केट में, यही है कि क्या आरबीआई जो है वो रुपये को कमज़ोर होने दे रहा है, उसको अलाउ कर रहा है। तो इसमें यहाँ पर एक डीबीएस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर इकोनॉमिस्ट है राधिका राव, उनका ये कहना है कि अथॉरिटीज़ आर लाइकली टू कीप द रुपी एट कम्पिटिटिव लेवल्स एंड इन अंडर वैल्यूड टेरिटरी। ठीक है। एज सिग्नल बाय द करेक्शन इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स टू सब 100 लेवल्स, है ना। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक नीर और रीर का आर्टिकल देखा था, नियर ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है। तो उसमें हमने यही बात की थी कि हमारे जो नीर और रीर हैं वो दोनों क्या हैं, 100 के लेवल से नीचे हैं, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर वैल्यूड बनी हुई है ना, तो उसी चीज़ को ये कह रहे हैं।
तो recent intervention bias suggests that currency will be allowed to find its equilibrium to better reflect underlying macro shifts. ठीक है, तो इनका यही कहना है कि आरबीआई जो है वो इसको मतलब रुपये को कम्पिटिटिव लेवल पर रखना चाहता है और अंडर वैल्यूड टेरिटरी में रखना चाहता है। और जो रिसेंट इंटरवेंशन बायस है वो ये सजेस्ट करता है, मतलब जो इंटरवेंशन रिसेंटली नहीं किया गया है बेसिकली, वो ये सजेस्ट करता है कि रुपया जो है वो अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा और इससे हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आरबीआई की रिलेटिवली रिस्ट्रेंड इंटरवेंशन है, मतलब जो बहुत ज़्यादा वो दखल नहीं दे रहा है हाल ही के समय में, इसकी वजह से जो रुपये की डिक्लाइन स्पीड है वो बढ़ रही है। ठीक है, विद द पॉलिसी रिव्यू शेड्यूल्ड फॉर फ्राइडे, है ना, कल को बेसिकली जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इनकी रिव्यू होना है, तो ट्रेडर्स आर ईगरली वेटिंग सिग्नल्स ऑन वेदर द सेंट्रल बैंक इंटेंड्स टू ड्रॉ अ फॉर्मल लाइन इन डिफेंस ऑफ द करेंसी। तो क्या इसको लेकर कुछ कदम उठाए जाते हैं नहीं उठाए जाते हैं उस पर नज़र रहेगी। इसके बाद ये लिखा है कि जो रुपया कमज़ोर है उससे कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा एक्सपोर्टर्स को ज़रूर होता है, लेकिन इंपोर्टर्स को नुकसान है और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का रिस्क भी बढ़ता है। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब क्या चीज़ इसमें आगे है वो ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डॉलर शुड गेट वीकर इन 2026 इफ़ द फेड कंटिन्यूज विद इट्स रेट कट्स। ठीक है, यानी कि जो अमेरिका का फेडरल बैंक है अगर वो और अपने जो रेट्स हैं उसको कम करता है तो 2026 में हमारा रुपया जो है वो और कमज़ोर हो जाएगा। डॉलर जो है वो और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि बट विल द रुपी स्ट्रेंथन, क्या हमारा रुपया मजबूत होगा? तो वो इस बात पर निर्भर करेगा, कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कंक्लूजन ऑफ अ ट्रेड डील विद द यूएस, कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है वो पूरी हो जाए। ठीक है, गोल्ड इंपोर्ट्स की क्या ट्रेजेक्टरी रहती है कि कितना गोल्ड इंपोर्ट्स होता है उस पर निर्भर करेगा। ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है परफॉर्मेंस विल ऑल्सो प्ले आ रोल। इंडिया की जो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट है वो भी इसमें रोल प्ले करेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये मार्केट अगर अच्छी होगी तो हमारे देश से अभी तक जो आपको एफपीआई का आउटफ्लोज देखने को मिल रहा है वो कम हो सकता है, या बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारी मार्केट्स कंपेयर टू दी अदर ग्लोबल मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करती है तो जो एफपीआई आउटफ्लोज हो रहे हैं वो वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी फ़ायदा होगा। तो इन सब चीज़ों के बेस पर डिपेंड करेगा कि अगले आने वाले समय में हमारा रुपया जो है वो मजबूत होता है या गिरता है। और ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद एक और आर्टिकल है यहाँ पर, साइंस एंड टेक से रिलेटेड आर्टिकल आप इसको कह सकते हैं। यह आर्टिकल बात कर रहा है कि एक चाइना की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम है लैंडस्केप। ठीक है, ये कैसे स्पेस एक्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। स्पेस एक्स बेसिकली किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क वाली कंपनी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लैंडस्केप कंपनी ने एक रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम है जूक 3। हालांकि ये फेल हो गया। ठीक है, तो इससे चाइना की जो उम्मीद थी कि वो एलॉन मस्क की स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन के बाद तीसरी ऐसी कंपनी बन जाएगी जो रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली टेस्ट कर लेगी। बट उसकी उम्मीदों को इसी से झटका लगा कि ये जो रॉकेट है ये फेल हो गया। ठीक है, हालांकि ये टेस्ट जो है वो भले ही फेल हो गया, लेकिन लैंडस्केप हैज़ इमर्ज एज द मोस्ट एडवांस्ड प्राइवेट रॉकेट कंपनी इन चाइना। ठीक है, चाइना की ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्राइवेट रॉकेट कंपनी बन के उभरी है और ये कंपनी काफ़ी नज़दीक है अपने जो स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन है उनके बराबरी करने में। ये कंपनी जो है वो 2015 में बनाई गई थी, बीजिंग बेस्ड कंपनी है। एंड लैंडस्केप वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप्स टू एंटर द इंडस्ट्री आफ्टर चाइना ओपन पार्ट ऑफ इज स्पेस सेक्टर टू प्राइवेट मनी इन 2014। 2014 में चाइना ने जब अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के ओपन किया तो उसके बाद उस सेक्टर में एंटर करने वाली ये पहली कंपनी है। ठीक है, दैट इज लैंडस्केप। जुलाई 2023 में लैंडस्केप जो है वो दुनिया की पहली कंपनी बनती है जो एक रॉकेट लॉन्च करती है जिसका नाम था जूक 2। ठीक है, और ये रॉकेट जो है वो मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन से पावर्ड था। लैंडस्केप जो है वो अब फोकस कर रही है जूक 3 के ऊपर, जो कि बना हुआ है स्टेनलेस स्टील से, और इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट तक 20 से 25 टन का पेलोड कैरी कर सकता है। ठीक है, जो कि जूक 3 से काफ़ी ज़्यादा है। लैंडस्केप का जो एम्बिशन है टू मेक दिस रॉकेट टेक ऑफ, रिटर्न एंड लैंड इंटैक्ट हैज़ पुट द कंपनीज एट द फोरफ्रंट ऑफ
चाइनीज़ प्राइवेट एफर्ट्स टू मेक रॉकेट्स चीपर एंड रीयूजेबल। ठीक है, तो इनका एम्बिशन यही है कि रॉकेट टेक ऑफ करे, उसके बाद वापस आए और सक्सेसफुली लैंड करे। तो इससे कंपनी के जो मतलब चाइना के जो प्राइवेट एफर्ट्स हैं रॉकेट्स को सस्ते और रीयूजेबल बनाने के लिए, उसमें ये एक कंपनी जो है वो काफ़ी आगे चल रही है। ठीक है, तो आप इस रॉकेट का नाम याद रखिएगा, कंपनी का नाम याद रखिएगा, दैट इज़ लैंडस्केप। रॉकेट का नाम जो अभी फेल हुआ है दैट इज़ जूक 3। ठीक है, तो अब ये इसका जो टेस्ट है वो फेल हुआ है, ये फिर से आगे इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली आप उसलिए इंपॉर्टेंट इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर जो इस आप कह सकते हैं प्राइवेट कंपनीज जो इस सेक्टर में आ रही हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे, और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप अगर हमारे सी सेट लाइव क्लासेस में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ 1299 रुपीज़ पे करके हमारा जो लाइव क्लासेस का बैच चल रहा है इसमें आप लोग ज़रूर एनरोल करें। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या हमारे ऐप और वेबसाइट के थ्रू भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप ट्रायल लेना चाहते हैं तो सिर्फ 49 रुपीज़ पे करके आप ट्रायल भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा ये QR कोड और UPI ID इसको स्कैन करना होगा। यहाँ से आप 49 रुपीज़ पे कर सकते हैं। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, आपको इसके ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ से आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 2026 और 27 के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, या ऐप और वेबसाइट में ही मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी एनरोल ज़रूर करें। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई और फीडबैक भी अगर आप देना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।